समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर शैक्षिक तकनीक एवं आईसीटी के अंतर्गत सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा था। सेकेंड यूनिट जो शिक्षण से संबंधित है, उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में शिक्षण के स्तर की बात की थी। शिक्षण के स्तर में हमने बात कर ली है कि स्मित स्तर का शिक्षण, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया है। बौद्ध स्तर का शिक्षण, उसके बारे में डिटेल कर लिया है। आज हम बात जो करेंगे वो है चिंतन स्तर का शिक्षण, कि क्या होता है चिंतन स्तर का शिक्षण, तथा स्मृति बोध और चिंतन स्तर के शिक्षण में क्या समानताएं हैं, क्या उसके अंतर है। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर शिक्षण का। तो आज के वीडियो में हम चिंतन स्तर शिक्षण और उसके चिंतन स्मृति बोध और चिंतन स्तर शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, चिंतन स्तर के शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो चिंतन, अगर बात कर रहे हैं चिंतन की, चिंतन मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति आदि का विकास करता है। यूं कहे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था स्मृत स्तर का शिक्षण। स्थित स्तर का जो शिक्षण होता है वो स्मृत तक ही सीमित होता है, अर्थात वो पूर्णतः विचारहीन होता है। फिर दूसरा पढ़ा था हमने बौद्ध स्तर का शिक्षण, जिसमें बालक किसी भी चीज़ को समझता है, जानता है कि क्या चीज़ है ये। और तीसरे स्तर के शिक्षण में छात्र, अगर बात करा जाए तो छात्रों में ये कहे कि चिंतन, तर्क, कल्पना एवं मौलिकता का विकास होता है, उसके सृजनात्मकता का विकास होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि चिंतन स्तर के शिक्षण की बात करा जाएगा तो यहाँ पर हमें ये है कि इसमें बालक को एक समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बालक के सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और समस्या के समाधान बालक क्या करता है, करता है। यहाँ पर जैसे है चिंतन स्तर कैसे केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित होता है। किस प्रकार का होता है, समस्या केंद्रित होता है। छात्रों के सामने एक ज्वलंत समस्या प्रस्तुत की जाती है, कोई भी एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसमें छात्र स्वयं से सक्रिय रहकर, या यूँ कहे कि स्वयं से अप्रेरित होकर उसके विषय में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। और चिंतन प्रारंभ करके फिर उस समस्या का समाधान खोजता है। उसी कहा गया कि चिंतन करके आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला या मौलिक चिंतन होता है, जो कि वो चिंतन करता है। एक चीज़ ये भी है कि चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए बोध और स्मित और बोध स्तर का शिक्षण होना जरूरी है। अगर स्मित और बोध स्तर के, यहाँ पे जैसे कहा गया है कि दोनों स्तर का शिक्षण निहित होना जरूरी है, बिना उसके चिंतन स्तर तक नहीं पहुंचा जाता। क्योंकि जब कोई भी चीज़ जब तक हमारे ज्ञान में नहीं आएगी, हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगी, हम उसको समझे नहीं। जब समझ लेंगे तभी हम उसके बारे में या उस प्रकार की समस्या के बारे में मौलिक चिंतन कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होगा। मौलिक का मतलब होता है नया, एक प्रकार नया चिंतन हम प्रस्तुत करेंगे जो हमारे सामने आएगी। तो वही कह रहा है, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास भी होता है इससे। हमारे सृजनात्मक भी वही है, सृजनात्मकता का मतलब भी होता है कि नया सृजन करना, नई चीज़ें या मौलिक चीज़ों का जो हम सृजन करते हैं तो उसे कहा जाता है सृजनात्मकता। तो यहाँ पर ये बताया गया। और ये शिक्षण का, जैसे हम देख रहे हैं कि शिक्षण का ये कौन सा स्तर है, सर्वोच्च स्तर है। पहला स्तर तो आप जान ही रहे हैं, स्मृत स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा कौन सा है, चिंतन स्तर। चिंतन सर्वोच्च स्तर है। ये विचारहीन से विचारवान तक, ये पूर्णतः विचारवान है। बालक को किसी भी समस्या के लिए विचार करने पर प्रेरित करता है, कि बालक उस चीज़ के विचार करे, उस प्रकार के जो चीज़ समझा है, जो चीज़ जाना है, उससे संबंधित समस्याओं के का हल खोजे और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ें जनरेट करके सामने लेकर आए। इसीलिए कहा गया, छात्र अपनी अव्यक्ति धारणा, विचार, मान्यताएं और ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान
के लिए विचार व नवीन ज्ञान की खोज करता है। जैसा उसके सोच होती है, जैसे उसकी धारणा होती है, जैसा उसके पास ज्ञान होता है, जैसा वो समझ रहता है, उसी प्रकार से अपने विचारों को करते हुए नवीन ज्ञान की खोज वो करता है। इसीलिए इसको कहा गया जाता है ये एक उत्पादक स्थिति है। उत्पादक स्थिति क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें नवीन ज्ञान की खोज करता है। नई चीज़ों की, जब कोई भी चीज़, नया चीज़ हम जब निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि नई चीज़ें जब खोज के आएगी तो उसको हम एक प्रकार से उत्पादक स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक स्थिति कहा जाता है, जिसमें निर्माण, खोज, शोध हुआ, सृजन को जन्म मिलता है। अगर ये कहा जाए छात्र इसमें स्वयं से रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन करता है, मनन करता है, तर्क करता है, कल्पना करता है और समस्या का समाधान खोजता है। ये सारी चीज़ें करके समस्या का क्या करता है? समाधान खोजता है। ये अगर इसकी बात करें तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला भी है, बालक को क्रियाशील एवं सक्रिय रखने वाला भी है, ये वाला चिंतन। इस स्तर के में शिक्षार्थी शिक्षकों की योग, अनुभवी विषय और क्रिया विशेषों को प्रभावशाली होना जरूरी है। जो भी शिक्षणार्थ, जो शिक्षकों का जो शिक्षक है या जो विषय विशेषज्ञ है, उनका भी प्रभावशाली हो, तो ये अच्छे से इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो शिक्षण होता है भाई, स्मित स्तर में टीचर सक्रिय रहता है, बोध स्तर में दोनों सक्रिय रहता है। लेकिन इस स्तर में अगर बात करें तो छात्र ज़्यादा सक्रिय रहता है, टीचर का स्थान गौड़ हो जाता है। टीचर्स जब बालक समझ गया तो उसको चिंतन करने के लिए उस प्रकार की परिस्थिति प्रदान करता है, उस प्रकार की समस्या देता है कि जो बालक ने समझा है उसके बारे में वो अपनी सोच और समझ विकसित कर सके, वो अपनी तर्क कल्पना शक्ति के आधार पर उस समस्या का समाधान निकाल सके। तो जिसमें टीचर उसके एक गाइड का काम करता है, पीछे से हेल्प करता है कि कोई कहीं कुछ अटकता है तो शिक्षक उसको हेल्प करता है कि इस तरह से कीजिए, और शेष कार्य जो है शिक्षक अपने शिक्षार्थी अपने मन से करता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक का अगर कहा जाए भूमिका, वो भूमिका बहुत कम रह जाती है, या यूँ कह सकते हैं गौड़ रह जाती है। यहाँ पर शिक्षार्थी मेन रहता है और शिक्षार्थी को स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करके उसको इस परिस्थिति का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये था। अगर इसके मॉडल की बात की जाए तो हंट ने मॉडल प्रस्तुत किया है। चिंतन स्तर का विकास भी हंट महोदय ने दिया था। जैसे स्मित स्तर हमने बताया, मॉर्सन और बोध स्तर का बताया, उसी प्रकार से ये चिंतन स्तर का भी जो प्रतिमान है वो हंट महोदय ने दिया है। उसमें प्रतिमान में सबसे पहले है उद्देश्य, कि इस स्तर को विकास करने का क्या उद्देश्य है। पहली भी है स्वतंत्र चिंतन का विकास करना। क्या चीज़ का करना? छात्रों में स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन का विकास करना। स्वतंत्र रहकर बालक सीख सके, मौलिक चिंतन कर सके, कहने का मतलब है नया चीज़ सोच सके, ये इसके चीज़ का विकास करना। साथ साथ आलोचात्मक और सृजनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। आलोचात्मक, जिसमें बालक किसी भी चीज़ को के विषय में उसकी कमियों को भी देख सके, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियों को भी देख सके, उस प्रकार का चिंतन कर सके, उसी को कहा जाता है आलोचात्मक चिंतन, जिसमें अच्छाइयों के साथ साथ आप उसकी कमियों को भी जान सकें। मतलब उसको अच्छी बात भी बता सके उस विषय के बारे में, और उसके वीक पॉइंट भी बता सकें। साथ साथ सृजनात्मक चिंतन मतलब एक नया चीज़, जो एक नई चीज़ का निर्माण करे, इस प्रकार का चिंतन का विकास कर सके। तो ये दो मेन उद्देश्य हैं इसके। अगर संरचना की बात की जाए कि कैसे ये कार्य करेगा, तो उसके बारे में है कि व्यक्तिगत तो सामाजिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं। पहली बात तो ये समस्या आधारित होती है। किस प्रकार की होती है? समस्या आधारित होती है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार से 4 सोपान इसके बताए हैं इन्होंने। पहली बात है छात्रों के सामने समस्या या समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना।
इस चीज़ का विकास करने के लिए कैसे करेंगे, तो पहले छात्रों के सामने समस्या का उत्पन्न करेंगे, फिर छात्र उसके संबंध में उपकल्पना का निर्माण करेंगे। उपकल्पना कहिए, परिकल्पना कहिए, हाइपोथेसिस कहिए, एक ही चीज़ है। अब उपकल्पना क्या है, जैसे हम लोग आपको समझाते हैं, किसी भी समस्या का माना हुआ समाधान, परिकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस, कुछ भी कहिए कहते हैं। किसी भी समस्या का माना हुआ समाधान, हम मान लेते हैं इसका समाधान नहीं निकलेगा। जैसे हम छोटे क्लासेस में बच्चे जब मैथ का सवाल करते हैं तो माना धन 100 रुपये है, 100 रुपये मान के हम सवाल हल करते थे और उसके आंसर पर पहुंचते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या है, समस्या का समाधान मान लेते हैं। फिर उपकल्पना की पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन एवं मनन का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? सूझ, चिंतन एवं मनन का प्रयोग करते हैं कि चिंतन मनन हम करें, उसके लिए कैसे काम करना है वो करें, और फिर उस कल्पना का परीक्षण करते हैं कि जो हमने माना है क्या वो उसी प्रकार है, अलग है। जो समस्या का समाधान माना था हमने, और जो हमने चिंतन मनन करने के बाद जो आया, क्या वही है कि अलग है, उसके साथ हम मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम कर सकते हैं। अगर सामाजिक प्रणाली की बात की जाए कि किस प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों में रहकर इसका विकास किया जा सकता है, तो उसमें सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत कक्षा का वातावरण पूर्ण रूप से खुला एवं स्वतंत्र होना चाहिए। कैसा हो? खुला एवं स्वतंत्र, मतलब बच्चों पर बाउंडेशन ना हो, किसी भी चीज़ को सोचने समझने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए उन पर बाउंड किया जाए, ना इस तरह से सोचो, इस तरह से करो, नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। छात्र क्रियाशील हो और स्वयं प्रेरित, स्वप्रेरित होते हैं। छात्र कैसे हो? क्रियाशील और स्वप्रेरित इसमें होते हैं, ठीक है, एक्टिव, क्योंकि इसमें शिक्षक क्रिया में नहीं रहते, क्रियाशील उतना नहीं रहते, मेन छात्र क्रियाशील रहते हैं क्योंकि वही समस्या का समाधान निकालते हैं और स्वप्रेरित रहते हैं। छात्रों के समाजीकरण का दृढ़ आधार है और सहयोग, सामाजिक संवेदना एवं सहानुभूति वातावरण में रहता है। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर रहता है। और अगर मूल्यांकन प्रणाली की बात करें, मूल्यांकन निबंधात्मक अधिक उपयोगी है। निबंधात्मक जो मूल्यांकन प्रणाली है वो ज़्यादा उपयोगी है। और अगर कहा जाए अव्यक्ति समस्या समाधान, सृजनात्मकता आदि के द्वारा भी इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। अगर चिंतन स्तर का जब हम शिक्षण करते हैं तो उसके लिए कुछ सुझाव भी है कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें जब चिंतन स्तर का शिक्षण करें तो वो चीज़ें ये है कि पूर्व में स्मृति और बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब भी चिंतन स्तर का हम वो करें तो उसमें बोध और स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो पूर्ण होना चाहिए। या युक्त है, स्मृति और बोध स्तर का ज्ञान हुआ होना चाहिए, तभी हम चिंतन स्तर का शिक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण आवश्यक है। जो भी संबंधित सोपान है उनका अनुसरण इसमें करना जरूरी है। यहाँ छात्रों की आकांक्षा स्तर ऊंचा होना चाहिए, तभी किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन वो कर सकते हैं। उसमें सहानुभूति, प्रेम एवं संवेदना जरूरी है। क्या हो? सहानुभूति हो, छात्रों के प्रति प्रेम एवं संवेदना जरूरी होनी चाहिए। समस्या की अनुभूति होनी चाहिए कि क्या समस्या है, उसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। और चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए कि चिंतन स्तर का अगर शिक्षण करेंगे तो उसका क्या महत्व है। बिना अगर महत्व बताए छात्र उसके प्रति जो कहते हैं ना अप्रेरित होना, अप्रेरित होकर, मोटिवेट होकर किसी भी काम को कराने के लिए जब तक छात्र पे मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो कार्य नहीं करेगा। तो वही करा, अप्रेरित करना जरूरी है। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो, ये सारी चीज़ है। समस्या की अनुभूति होनी जरूरी है, क्या समस्या है, और चिंतन स्तर के महत्व को जरूर बताना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास को भी ध्यान में देना चाहिए कि जो ज्ञानात्मक विकास हो सही से हुआ नहीं। अधिक से अधिक मौलिक एवं सृजनात्मक चिंतन के अवसर देना चाहिए। जो चिंतन हुआ है उसको अधिक से अधिक
अवसर देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो चिंतन स्तर का चिंतन कर सके, अर्थात मौलिक चिंतन कर सके, सृजनात्मक चिंतन वो कर सके। और शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक के साथ तात्पर्य है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, भेदभावपूर्ण वातावरण ना हो, सबके साथ समान प्रकार के व्यवहार होना जरूरी है। और छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित करना भी बहुत जरूरी है। तो ये अगर जब हम चिंतन स्तर का शिक्षण कर रहे हों तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, बिना इस चीज़ के हम नहीं कर सकते। तो ये तो चिंतन स्तर शिक्षण। अब आप बात करते हैं इसके तुलनात्मक अध्ययन। स्मृत बोध और चिंतन स्तर के शिक्षण की बात करें, इनका तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करें, क्योंकि अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि तीनों स्तर के शिक्षणों को और अच्छे से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर प्रवर्तक का कहें तो स्मृत स्तर का है वो हार्वर्ड है, बोध स्तर का है मॉरिसन है, और चिंतन स्तर का कहा जाए तो वो हंट मॉडल। शिक्षण की प्रकृति के कहा जाए तो ये विचारहीन है, इस द्वितीय स्तर विचारहीन है, इसमें बालक के अंदर कोई विचार करने की क्षमता नहीं होती। बोध स्तर का कहा जाए तो ये विचार युक्त है, लेकिन विचार युक्त तो इसमें होता है, लेकिन पूर्णतः विचार युक्त तो स्वतंत्र जो है वो चिंतन स्तर है, जिसमें पूर्णतः विचारहीन और स्वतंत्र। प्रकृति की जाए तो ये ज्ञानात्मक होता है, ये बोध एवं प्रयोगात्मक होता है, ये विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन वाला होता है। ऐसा होता है, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन वाला होता है। हमने देखा ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। तो ज्ञान के स्तर का जो होता है वो स्मृत स्तर होता है, बोध एवं प्रयोग जो होता है बोध स्तर का होता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जो है उस चिंतन स्तर का। पाठ वस्तु की बात करा जाए तो ये तथ्यात्मक होता है, तथ्य होता है, ये इसमें व्याख्यात्मक होता है और इसमें चिंतन से भरपूर होता है, इसमें पूर्णतः चिंतन करते हैं। कक्षा का वातावरण करा जाए तो यहाँ पर कक्षा का वातावरण एक प्रकार से निष्क्रिय होता है, शिक्षक बोलता रहता है, बालक सुनते रहते हैं बस। इसमें आलोचनात्मक भी होता है, थोड़ा बहुत बालक समझने की, या यूँ कहे बालक इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं है, वो जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या कह सकते हैं, आलोचनात्मक होता है। और विवादास्पद होता है, इसमें वाद विवाद और चीज़ों के द्वारा बालक समस्या का हल खोजता है। समस्या, क्योंकि इस चिंतन स्तर में बालक के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है और उस समस्या के संबंध में बालक चिंतन मनन कल्पना करके समस्या का हल निकालता है, एक मौलिक हल निकालता है, तो उसको कहा जाता है कि विवादास्पद, इसलिए कहा गया। अगर और बात करें, इसमें अधिगम की बात करें तो उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में होता है, उद्दीपन मिला अनुक्रिया किया, इस तरह से होता है। इसमें पुनर्बलन अंतर्दृष्टि लगता है, बालक को पुनर्बलन दिया जाता है सीखने के लिए, बालक उसमें सूझबूझ का प्रयोग करके उसको समझता है। और इसमें पूर्णतः आत्मनिष्ठता होती है, अंदर से अपने आप को पूर्णतः ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद उस चीज़ को निकालता है। तो पूर्णतः आत्मनिष्ठता इसमें होती है। अधिगम की संरचना संकेतात्मक एवं श्रृंखलाबद्ध होती है, इसमें संबंध, विभेद एवं प्रत्यय को समझता है और इसमें नियम और समस्या समाधान पर पहुंचता है। युक्तियाँ कहा जाए तो ये किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें व्याख्यात्मक व्याख्या दिया जाता है, इसमें प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि ज़्यादा इसमें प्रयोग होती है बोध वाले में। इसमें वाद विवाद और विचार विमर्श, वाद विवाद करके उस समस्या का हल निकालता है। इसमें अब प्रेरणा अगर कहा जाए तो ये पूर्णतः बाह्य प्रेरणा होती है, भाई टीचर ही उसको प्रेरित करता है, वही सीखता है। इसमें बाह्य और आंतरिक दोनों होती है, लेकिन ये जो अगर कहा जाए चिंतन स्तर तो पूर्णतः आंतरिक प्रेरणा होती है, अंदर से आप मोटिवेट होते हैं कि समस्या का समाधान हमें निकालना है। बुद्धिवाद स्तर में संबंध नहीं होता कोई, यहाँ थोड़ा बहुत प्रत्यय संबंध हो जाता है और यहाँ तो पूर्णतः आपने
बुद्धि का प्रयोग करके ही मौलिक और चिन्तनात्मक क्षमता का विकास करता है। अगर बात करा जाए परीक्षण की, तो इसमें मौखिक, लिखित या प्रत्यास्मरण के जो या वाक्यपूर्ति के जो प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी लिखित, सत असत, लघु उत्तरीय, ये सारे प्रश्नों के द्वारा हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसमें निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही मूल्यांकन किया जाता है ज़्यादातर, तभी आपके विचार निकल के आते हैं। तो क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न चिंतन में आपके मौलिक विचार आने चाहिए, आपके विचार क्या हैं, तो वो यहाँ से निकल के आते हैं। अगर इसकी बात किया जाए परीक्षण की जांच, रिस्पॉन्स और चेक्ड बाय द आंसर की, जो परीक्षण किया उससे जो आंसर की उससे जांच कर ली जाती है कि क्या कितना सही है कितना गलत है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में थोड़ा सा कटा हुआ है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्रेडिट इज गिवन फॉर यूज ऑफ अदर वर्क, छात्रों को उससे संबंधित और काम देकर उसको कहाँ तक समझ में आया है वो हम इसके द्वारा जान सकते हैं। और इसमें क्राइटेरिया इज डेवलपमेंट टू एक्वायरिंग द पोटेंशियल डेटा अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, जो उसने सॉल्यूशन प्रस्तुत किया है, जो समस्या समाधान प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हम इसका परीक्षण की जांच करते हैं। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको कि स्मित स्तर का शिक्षण क्या है तथा चिंतन स्तर का शिक्षण क्या है, और स्मित बोध और चिंतन स्तर का जो तुलनात्मक अध्ययन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया वो भी आपको समझ में आएगा कि तीनों में कैसे क्या संबंध है, क्या अंतर है। तो शिक्षण का स्तर यहीं समाप्त होता है और आज का वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो हमारा रहेगा उद्देश्यों का वर्णन, जो ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको नॉर्मली जो बच्चों को याद रहता है वो ज्ञानात्मक पक्ष तो याद हो जाता है, लेकिन भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष नहीं याद होता। लेकिन हम इसमें ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जैसे ज्ञानात्मक पक्ष बच्चों के दिमाग में रटा होता है, वैसे भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी दिमाग में एकदम रट जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, स्मृत स्तर का चिंतन नहीं करना पड़ेगा, आप बस समझ के बोध स्तर पर आएंगे। वो ये चीज़ें आप बोध स्तर पर आके उस चीज़ को ग्रहण करेंगे और कभी भी आपको वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा, रिकॉल करके करना पड़ेगा। आप एक तुरंत उस कॉम्बिनेशन बनाते हुए सारे पॉइंट्स को तुरंत बता देंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।